के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़े और 4 इलेक्ट्रॉन वाला जो ये निकला है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वाला जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये जो प्रोसेस दिख रहा है, इसको हम कितनी बार चलाएं कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन जाए। तो अगर हम इस प्रोसेस को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, हम इसको सब कुछ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी। लेकिन ये जो काउंटिंग होती है, इस काउंटिंग को हमको याद नहीं करना, क्योंकि लिविंग सिस्टम में जो होता है वो काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जैसे मान लीजिए कोई कहे कि हम आज जान गए कि आज हम 2 लाख फोटोन किए और उन्होंने पूरे मेम्ब्रेन पे जो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि फोटो सिस्टम जो होते हैं कितनी तरीके के होते हैं। तो हमें पता चला कि फोटो सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। इनका जो नाम पड़ा था वो इनके डिस्कवरी के आधार पर पड़ा था। पिछले लेक्चर में एक चीज़ हमसे रह गई थी, हमको ये बताना कि जैसे ये पिगमेंट्स हो गए, इसमें क्लोरोफिल ए है, कैरोटेनॉइड भी है और क्लोरोफिल बी भी है। तो इसको क्लोरोफिल ए को हम चीफ रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, और ये जो और अदर पिगमेंट होते हैं उसको एलएचसी एंटीना बोलते हैं। इस पर जब लाइट पड़ती है, इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट को हम क्वांटासोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम होता है, लाइट गिर रही इसलिए सिस्टम को हम फोटो सिस्टम भी बोलते हैं। फोटो सिस्टम मिलकर किससे किससे बना होता है, रिएक्शन सेंटर से मिलकर बना होता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये पिगमेंट सिस्टम काम कैसे करता है। ये एक थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई। हमने थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन इस तरीके से बनाई क्योंकि ये पार्ट वाइडर है और ये पार्ट नैरो है, लेकिन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन एक जैसे ही होती है, लेकिन हमको यहाँ पे लाइट रिएक्शन समझाना है तो इसलिए हमने इस पार्ट को वाइडर रखा। ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये ल्यूमन साइड है और ये स्ट्रोमा साइड है। स्ट्रोमा साइड, इसमें ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ये सी F1 और F0 पार्टिकल होते हैं। तो हम जानते हैं जैसे ये पिगमेंट सिस्टम है, मान लीजिए पहला पिगमेंट सिस्टम PS1 है, इस पर लाइट गिरती है। लाइट गिरेगी, इसमें जो अंदर के पिगमेंट हो गए उसमें एक्साइटेशन होगी, एक्साइटेशन होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसको फर्स्ट रिसीव करता है FeS, आयरन सल्फर एक तरीके की प्रोटीन होती है। ठीक है, जब भी हम किसी भी लिविंग सिस्टम में मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो हम आयरन सल्फर प्रोटीन जरूर पढ़ेंगे। ठीक, आयरन सल्फर प्रोटीन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आयरन जो होता है वो 2 फॉर्म रखता है, ये Fe+3, Fe+2, 2 से 3 से 2 में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडाइज रिड्यूस फॉर्म में, इसलिए हम आयरन सल्फर प्रोटीन को हम पढ़ेंगे जब भी हम लिविंग सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को पढ़ेंगे तब। ठीक है, और ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, इलेक्ट्रॉन का कैरियर बहुत बढ़िया है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, ये इससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इस आयरन सल्फर प्रोटीन के बाद इलेक्ट्रॉन मूव होकर FD के पास जाते हैं। FD का मतलब होता है फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन जो होता है ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फेरोडॉक्सिन जो होता है ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, फेरोडॉक्सिन जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। FeS जो है अपना इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन को देता है। फेरोडॉक्सिन को देने के बाद फेरोडॉक्सिन का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। फेरोडॉक्सिन का रिडक्शन हो जाता है, इसीलिए हम FeS को हम FRS भी बोलते हैं, FRS भी बोलते हैं। अगर FeS से जो इलेक्ट्रॉन है वो FD में गया है तो FD का हुआ है रिडक्शन, तो इसको हम फेरोडॉक्सिन FRS को हम क्या बोलते हैं, FRS को फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, रिडक्शन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये PS1 जो होता है फोटो सिस्टम, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर यही है। ठीक, जैसे हम NCERT का जो फिगर नंबर है 13.4, उसमें हम देखेंगे लाइट पड़ रही है, फोटॉन पड़ रहे हैं, लाइट की एनर्जी एक दूसरे पिगमेंट में ट्रांसफर होने के बाद निकल रही है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ प्राइमरी एक्सेप्टर लिखा है, अगर प्राइमरी एक्सेप्टर में हम FeS लिख देंगे तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि जो LHC होते हैं ये सभी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट हो या फोटो सिस्टम सेकंड, दोनों के लिए LHC सेम होता है, लेकिन जो उसका चीफ रिएक्शन सेंटर होता है वो अलग अलग होता है और उसका प्राइमरी एक्सेप्टर भी अलग अलग ही होता है। ठीक है, ये हो गया। FD के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र होते हैं NADP के पास।
NADP जो कि स्ट्रोमा साइड में है, ठीक है। NADP का जो फुल फॉर्म होता है, NADP का जो फुल फॉर्म होता है, NADP का जो फुल फॉर्म होता है नीचे लिखा है ADP, निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एडेनिन का फुल फॉर्म यही होता है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यह एक तरीके का कोएंजाइम होता है, और कोएंजाइम जो है कोफैक्टर का पार्ट है। कोफैक्टर बिना एंजाइम के काम करते नहीं। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन की जो सरफेस होती है उसमें पेरीफेरल प्रोटीन एक पाया जाता है स्ट्रोमा साइड में, या इसी को हम एंजाइम बोलते हैं, जिसे हम NADP रिडक्टेज बोलते हैं, NADP रिडक्टेज बोलते हैं। या FD से इलेक्ट्रॉन को लेता है, NADP इलेक्ट्रॉन से जुड़ने के बाद NADP जो होता है ये चेंज होता है NADPH2 में, लेकिन इसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन काफ़ी नहीं होता है, तो वो स्ट्रोमा साइड से H+ आयन भी, H+ भी लेता है, प्रोटॉन को भी लेता है और चेंज होता है NADPH2। NADPH2 जो होता है वो स्ट्रोमा साइड बना है, स्ट्रोमा में चलती है डार्क रिएक्शन चलती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन में जो है एटमॉस्फेरिक CO2 जो होती है इसका प्रयोग होता है। CO2 जो होती है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है। तो NADPH2 जो है अपना हाइड्रोजन डार्क रिएक्शन में दे के खुद चेंज हो जाता है NADP में, ठीक है। ये काम जो होता है ये सारा दिन चलता रहता है। ये जो काम होता है कि एटमॉस्फेरिक CO2 को जो फिक्स करता है, H+ जो है डार्क रिएक्शन में ये देता है NADPH2 और खुद चेंज हो जाता है NADP। ये प्रोसेस जो है दिन भर चलती है, सारा दिन चलता है। NADP को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वह चेंज होता है NADPH2 में और अपने हाइड्रोजन डार्क रिएक्शन में देता है और ग्लूकोज बनता है। ये प्रोसेस सारा दिन चलता है। NADPH2 जो होता है जब ये अपने हाइड्रोजन डार्क रिएक्शन में देता है तो इसे हम फोटोसिंथेसिस का रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये रिडक्शन करता है CO2 का डार्क रिएक्शन में। बट प्रॉब्लम ये यहाँ पे ये भी है कि अगर PS फर्स्ट पे जो है अगर लाइट कंटिन्यूसली गिर रही है, इसके इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली निकल रहे हैं, तो एक समय बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होगी। लेकिन हमें ये ध्यान रहे कि वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है वो PS फर्स्ट के पिगमेंट के साथ नहीं होती है। PS फर्स्ट जो होता है वाटर के इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली नहीं लेता है, ठीक। ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है इसमें सिर्फ PS1 एक ही सिस्टम थोड़ा ना है, इसमें और भी फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक। जैसे ये इसमें और भी फोटो सिस्टम होते हैं, जैसे ये PS2 है, इस पर भी लाइट, जब इस पर लाइट गिर रही होगी तो इस फोटो सिस्टम पर भी उसी समय लाइट गिर रही होगी, साइमल्टेनियसली उसी समय गिर रही होगी। इस फोटो सिस्टम का भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है वो फियोफाइटिन होता है। फियोफाइटिन होता है, जैसे इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर जो है आयरन सल्फर प्रोटीन की, इसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो फियोफाइटिन होता है। LHC तो सबका सेम होगा, रिएक्शन सेंटर चेंज होंगे और प्राइमरी एक्सेप्टर, ये दोनों फोटो सिस्टम का स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और ये फियोफाइटिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसको देता है प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन को देता है। प्लास्टोक्विनोन जो होता है एक हाइड्रोजन कैरियर है। ये जो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी का यूज़ करके प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा साइड से H+ लेता है, ठीक है, स्ट्रोमा साइड से अपना H+ ले लेता है। हम देखेंगे NCERT पेज नंबर 214 का जो दूसरा पॉइंट है, B पॉइंट, उसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं। प्लास्टोक्विनोन ने H+ लिया स्ट्रोमा से और चेंज हो गया PQS2 में, इसको हम प्लास्टोक्विनोल बोलते हैं, ठीक, प्लास्टोक्विनोल बोलते हैं। और ये फिर PQS2 से PQ में चेंज होता है। यह काम चलता रहता है ETS में। सुबह जब लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से शुरू होता है, दूसरी तरफ जो है ये क्विनॉल साइकिल है, ये भी चलना शुरू हो जाती है। जब तक लाइट गिरेगी तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि इसको चलाने में यूज़ होता है हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका यूज़ होता है। तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब तक लाइट गिरेगी इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसको हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो फोटोसिंथेसिस में दो तरीके का होता है, एक साइटोक्रोम B6 और एक साइटोक्रोम F। एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 216 है उसमें ऊपर ऊपर देखिए एक फिगर दिया होगा, उसमें साइटोक्रोम BF6 लिखा होगा, B6F लिखा होगा। वो दोनों साइटोक्रोम को मिला के एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। साइटोक्रोम जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। तो ये जो PQS2 है, जिसने स्ट्रोमा से, यहाँ से PQ ने H+ स्ट्रोमा से लिया, चेंज हुआ PQS2 में, इसने अपना पूरा H+ जो है वो दिया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। लेकिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रख लेता है और प्रोटॉन को जो है ल्यूमेन साइड में छोड़ देता है, ठीक है। थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पेरिफेरल साइड में एक प्रोटीन होती है जिसे हम प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं। इसी इसी जो होता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है। इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है। और जो ये साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इससे ये प्लास्टोसाइनिन को देते हैं, ये प्लास्टोसाइनिन इस इलेक्ट्रॉन को पीएस फर्स्ट में दे देती है, जिससे ये पीएस फर्स्ट की जो डिफिशियंसी वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन डिफिशियंसी इसकी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाइट गिर रही थी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फिर इसमें डिफिशियंसी शुरू होती है पीएस सेकंड में। लेकिन जब पीएस सेकंड में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पीएस सेकंड के साथ ही वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। पीएस सेकंड जो होता है, ये पीएस सेकंड जो होता है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ल्यूमेन के साइड होता है और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएट होता है, और जो कॉम्प्लेक्स एसोसिएट होता है उसका नाम होता है ओईसी। उसका नाम होता है ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक। ये पीएस सेकंड के साथ एसोसिएटेड है। जब पीएस सेकंड पे लाइट गिरती है तो उसके पिगमेंट एक्साइट होते हैं, एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलती है। तो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इसके साथ एसोसिएट है वो भी एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब अगर पीएस सेकंड पे लाइट नहीं गिरेगी तो ये कॉम्प्लेक्स भी जो है वो एक्टिव नहीं होगा और वाटर की स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल भी बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि रात में जो होता है, रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में लाइट मिलेगी नहीं, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव होगा नहीं, ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में ये वाटर टूटेगा, H+ में टूटेगा, ऑक्सीजन में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ये जो ऑक्सीजन होती है मॉलिकुलर ऑक्सीजन होती है, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ये जो ओईसी होती है इसके साथ दो आयन इवॉल्व होते हैं, मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल रही होती है, क्योंकि हम इसको जो है नेसेंट फॉर्म में निकाल नहीं सकते। अगर नेसेंट फॉर्म में निकालेंगे तो जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। तो अगर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकालना है, हमको कितने वाटर के मॉलिक्यूल तोड़ने होंगे? तो हमें यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल तोड़ने पड़ते हैं। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमको दो वाटर के मॉलिक्यूल तोड़ने पड़ेंगे। यहाँ अगर हम दो करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा वो भी दो निकलेगा, H+ जो होता है वो 4 निकलेगा, 4H+ और इलेक्ट्रॉन भी 4 ही निकलेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दो वाटर के मॉलिक्यूल तब टूटेंगे जब PS2 पे 4 फोटॉन गिरेंगे। यहाँ पे जो है हम जो फोटोनिक एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। एक फोटॉन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ दो मॉलिक्यूल वाटर तोड़ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं। और ये 4 इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तभी ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन तभी यहाँ आएंगे, इस फोटो सिस्टम के पास आके जुड़ेंगे जब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। मतलब हमको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हर जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी,
4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फोटो सिस्टम। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, यहाँ 4 प्रोटॉन, यहाँ 4। ठीक है, 4 4 4 हम हर जगह करेंगे क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे तभी जो वाटर मॉलिक्यूल से 4 इलेक्ट्रॉन टूट के निकले हुए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन को तभी pH2 एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन होते होते यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये 4 प्रोटॉन को स्ट्रोमा से लेगा और ल्यूमन में छोड़ेगा, और ये साइटोक्रोम के साथ साइटोक्रोम के पास आकर फिर वहाँ से प्लास्टोसाइनिन से फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है पीएस फर्स्ट के पास दे दिए जाएंगे। लेकिन पीएस फर्स्ट तभी इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को तभी लेगा जब ये खुद 4 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो इसका मतलब 4 फोटोन यहाँ पर भी गिर रहे हैं, 4 फोटोन यहाँ पे भी गिर रहे हैं। 4 फोटोन गिरेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन मिलके 4 हाइड्रोजन बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसमें है तो मतलब 2 मॉलिक्यूल जो है वो NADPH के बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल NADPH के। दो मॉलिक्यूल NADPH के बना देंगे। ठीक है, दो मॉलिक्यूल NADPH के बना देंगे। फोटोसिंथेसिस में ये जो ऑक्सीजन निकलती है O2 मॉलिकुलर जो ऑक्सीजन निकलती है, इसके लिए कितने फोटोन की जरूरत होती है? 4 फोटोन ये हो गए और 4 फोटोन ये हो गए, 8 फोटोन की जरूरत पड़ती है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को निकालने के लिए। ठीक, इसके लिए दोनों फोटो सिस्टम का जो वर्क करना होता है ये बहुत जरूरी होता है। ये भी फोटो सिस्टम काम करता रहे, ये भी फोटो सिस्टम काम करता रहे। ठीक, ये इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O gives out C6H12O6 + 6H2O + 6O2। एक ग्लूकोज को बनाने में 6 CO2 का यूज़ करते हैं। 6 CO2 जो होती है एक ग्लूकोज बनाने में यूज़ होती है। ठीक, ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जो होते हैं 1 कार्बन होता है। मतलब 6 कार्बन का अगर एक ग्लूकोज बनाना है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो हमको 6 CO2 यूज़ करना होगा। ठीक, NCERT पेज नंबर 218 में ऊपर ही एक टेबल बनी है, उसमें देखिए, उसमें इन लिखा है, आउट लिखा है। उसमें देखिए 6 CO2 इन होते हैं, 12 NADPH इन होते हैं। तो इसका मतलब हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन में जो है 12 NADPH का यूज़ होता है। मतलब हमें 12 NADPH चाहिए, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में 12 NADPH चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा तो 2 NADPH मिला। तो 12 NADPH मॉलिक्यूल पाने के लिए हमको 12 वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जितने वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे उतने ही NADPH बनेंगे। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टोटलाइज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ NADPH2 फॉर्म। जितने मॉलिक्यूल वाटर के टूटेंगे उतने ही मॉलिक्यूल NADPH2 के बनेंगे। 12 पानी तोड़ने पे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलते हैं। जब 12 मॉलिक्यूल हम पानी के तोड़ते हैं तो हमको 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलते हैं। NCERT पेज नंबर 209 के में जो ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि, एक मिनट, क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या है दिया है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन एबव। इस इक्वेशन में 12 मॉलिक्यूल वाटर क्यों? तो आज हम इसका जवाब दे सकते हैं। उस दिन हमने बोला था कि हम इसका जवाब जब आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आज इसका जवाब हम दे सकते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है डार्क रिएक्शन में जब होता है, उसके लिए 12 मॉलिक्यूल NADPH के रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितने वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे उतने ही मॉलिक्यूल जो होते हैं NADPH2 के फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल जो होते हैं NADPH2 की ज़रूरत होती है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो
12 मालिक्यूल अरे वाटर का तोड़ेंगे हम। ठीक ठीक है। और जो ये नंबर ऑफ NADPH ये फॉर्म हो रहे हैं, ये डार्क रिएक्शन में, ये जो होते हैं ये डार्क रिएक्शन, ये स्ट्रोमा साइड में रिएक्शन चल रही होती है। स्ट्रोमा साइड में स्ट्रोमा साइड में रिएक्शन ये चल रही होती है, प्रोसीड हो रही होती है, डार्क रिएक्शन जहाँ हो रहा होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन का मालिक्यूल निकला, एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल को निकालने के लिए 2 वाटर के मालिक्यूल को तोड़े और 4 इलेक्ट्रॉन वाला जो ये निकला है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वाला जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये जो प्रोसेस दिख रहा है, इसको हम कितनी बार चलाएं कि एक मालिक्यूल ग्लूकोज का बन जाए। तो अगर हम इस प्रोसेस को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, हम इसको सब कुछ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे प्रोसेस को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे प्रोसेस को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे प्रोसेस को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें एक मालिक्यूल ग्लूकोज का बनाना है। इसको 6 से मल्टीप्लाई, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 NADPH2 ये हो जाएगा, 12 पानी के मालिक्यूल इधर टूटेंगे और 12 यहाँ पे NADPH2 बनेगा। ठीक। स्ट्रोमा में 2 ऐसी जगह होती है जहाँ पे H+ कम हो रहे होते हैं। एक जगह ये है जहाँ प्लास्टोक्यूनोन स्ट्रोमा से H+ ले रहा है, स्ट्रोमा से H+ ले रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज़ करके इसको ल्यूमेन में छोड़ रहा है। तो 24 प्रोटॉन यहाँ पे कम हो रहे हैं, और जब NADPH2 बनता है तो यहाँ पे भी H+ का यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी 24 H+ का यूज़ होता है। ठीक है। 24 प्रोटॉन यहाँ के और 24 प्रोटॉन यहाँ के, कुल मिला के 48 प्रोटॉन जो है कमी हो गई। अब ये 48 प्रोटॉन जो है, ये जो पानी से टूटा यहाँ पे 24 प्रोटॉन आ गए, और ये जो ल्यूमन में आया है स्ट्रोमा से, ये 24 प्रोटॉन जो है यहाँ पे। जितने प्रोटॉन यहाँ पे स्ट्रोमा साइड में कम हुए हैं, उतने ही प्रोटॉन जो होते हैं वो ल्यूमन साइड में बढ़ जाते हैं, जिससे स्ट्रोमा में जो है प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो जाता है। ल्यूमन में H+ ज़्यादा तो pH जो है वो कम, स्ट्रोमा में H+ कम तो pH जो होता है वो ज़्यादा होता है। NCERT पेज नंबर 218 देखेंगे, उसमें जहाँ वो छोटी सी टेबल बनी है वहाँ देखेंगे 12 NADPH की भी ज़रूरत होती है, 18 ATP की भी ज़रूरत होती है। थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो ये pH का डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है, इसके कारण एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ये जो ग्रेडियंट डेवलप होता है, ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव। थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे ऑक्सीसोम्स होते हैं, F0 और F1 पार्टिकल, F0 और F1 पार्टिकल। जब ये H+ जो होता है, ये इस F0 से मूव करता है, F0 से जब ये मूव करता है तो जो ये F0 होता है, ये अपने एक्सिस पैसे से घूमने लगता है, और जो ये एंजाइम होता है F1 एंजाइम, ये भी ऐसे गोल गोल घूमने लगता है अपने पे। तो इसी पे केमिकल रिएक्शन चलती है। केमिकल रिएक्शन क्या चलती है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं ATP। ठीक। फॉस्फेट का जब एडिशन होता है तो इसको हम फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। इसको हम अलग पेज पे देख लेते हैं। इस F1 पे जो है वो केमिकल रिएक्शन जो चलती है, इसको हम अगले पन्ने में देख लेते हैं। इस F1 पे हुई वो केमिकल रिएक्शन चलती है। उसमें क्या होता है, ADP के साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो वो ATP का फॉर्मेशन करता है। फॉस्फेट का जो जुड़ना होता है वो फॉस्फोरिलेशन कहलाता है।
फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और ये सब लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। जनरली जो होता है, जब तीन H+ 3 प्रोटॉन जो होते हैं F0 को क्रॉस करते हैं तो एक ATP बनता है। 3H+ जब क्रॉस करेंगे तो एक ATP बनेगा, एक ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ 48 प्रोटॉन है तो 16 ATP का फॉर्मेशन होगा। अभी भी यहाँ पे 2 ATP बच गए। इस फॉस्फोरिलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस फोटोफॉस्फोरिलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से होते हुए डार्क रिएक्शन में होते हुए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला था वो वापस यहाँ पे नहीं आया। इस प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिन है वो इंड जो है, ओरिजिन और इंड जो है वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से निकलते हुए ये पूरा स्ट्रोमा साइड में जहाँ डार्क रिएक्शन चले यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो ओरिजिन और इंड जो है वो अलग अलग है, इसलिए इस जो पूरा साइकिल है इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कुछ थैलेपॉइड्स ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट होता है, पीएस सेकंड होता ही नहीं। ठीक, अगर थैलेपॉइड्स में सिर्फ पीएस फर्स्ट है तो लाइट सिर्फ जो है पीएस फर्स्ट पे गिरेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन के आगे NADP को नहीं देगा क्योंकि पीएस सेकंड है नहीं, और H2O की जो स्प्लिटिंग होती है वो पीएस सेकंड के साथ ही होती है। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन इसका NADP को दे देंगे तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है जो इधर से निकला है वो वापस नहीं आ पाएगा। और वाटर की स्प्लिटिंग हम जानते हैं कि पीएस सेकंड के साथ होती है, पीएस फर्स्ट के साथ नहीं होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम के साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आएगा और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास से इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा प्लास्टोक्यूनोन से। प्लास्टोक्यूनोन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके स्ट्रोमा साइड से H+ लेगा और साइकिल चलेगी, ये क्विनॉल साइकिल ये चलने लगेगी, PQ से PQS2, PQS2 से PQ, PQ से PQS2, ऐसे चलेगी ये साइकिल। फिर ये PQS2 अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम को देगा, लेकिन साइटोक्रोम एक तरीके का इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और प्रोटॉन को ल्यूमेन साइड में डाल देगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास आएंगे, प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट में आ जाएंगे। इस तरीके से ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ये कंप्लीट होता है। जब हम पिछले प्रोसेस को 6 से मल्टीप्लाई किए थे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे प्रोसेस को हम 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे जो ऑक्सीसोम है F0 और F1 पार्टिकल, F0 और F1 पार्टिकल, तो अभी हमने देखा कि 3H से 1 ATP, तो 6H से 2 ATP इधर भी बन गए। मतलब जो हमारा 2 ATP का डिफिशियंसी थी वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये जो काउंटिंग होती है, इस काउंटिंग को हमको याद नहीं करना है, क्योंकि लिविंग सिस्टम में जो होता है वो काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जैसे मान लीजिए कोई कहे कि हम आज जान गए कि आज हम 2 लाख फोटोन गिरे हैं, और उन्होंने पूरी काउंटिंग किया, उसके बाद वो कल दूसरे दिन ले गए और दूसरे दिन बादल हो गया, तो उतने फोटोन नहीं गिरेंगे। तो काउंटिंग लिविंग सिस्टम में जो होता है वो पॉसिबल नहीं होती। हम काउंटिंग सिर्फ इसलिए बताते हैं कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें ATP और NADPS दोनों बनते हैं, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ जो होता है ATP बनता है। तो लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है, लाइट रिएक्शन में एक्साइटेशन होता है पिगमेंट का, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है, लाइट रिएक्शन में एक्साइटेशन ऑफ पिगमेंट, वाटर की स्प्लिटिंग,
इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ऑक्सीजन रिलीज, एटीपी का फॉर्मेशन, NADPH2 का फॉर्मेशन। लाइट रिएक्शन में ये सब होता है। ये सब काम जो होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हो जाते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पीएस2 और पीएस1 दोनों काम करते हैं। पीएस2 और पीएस1 दोनों काम करते हैं। नॉन साइक्लिक के साथ अगर जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, जैसे ये नॉन साइक्लिक हो गया, अगर इसके साथ ये साइक्लिक वाला प्रोसेस अगर चलता रहेगा, जो फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी है वो बनी रहेगी। साइक्लिक में सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएस दोनों का फॉर्मेशन होता है। इवोल्यूशन में साइक्लिक प्रोसेस को हटाया इसलिए नहीं गया क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस जब होती है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एटीपी का जब फॉर्मेशन होता है तो जो गैप होता है, जैसे कि हमने जो पेज नंबर 214 पे हमने देखा कि जो ऊपर ऊपर एक टेबल बनी है उसमें देखा कि 18 एटीपी 12 एनएडीपी, इस गैप जो है ये गैप बढ़ने ना पाए, इसके कारण जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो चलता है। क्योंकि साइक्लिक में जो होता है वो टीपी बनता है, नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएस बनता है। अगर सिर्फ नॉन साइक्लिक चलेगा तो क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, लेकिन उस तरीके से इतनी इफिशियंसी से नहीं होगा जिस इफिशियंसी से अभी हो जा रहा है साइक्लिक के चलते चलते। ठीक है, जो 218 नंबर पेज पे दिया गया उस पर लिखा गया है 1 CO2, 3 ATP, 2 NADPH2। ये है पेज नंबर 218 पे ये लिखा गया है। और ये जो PS2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, थियोफाइटिन पे जाता है, थियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन पे जाता है। प्लास्टोक्यूनोन जो है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज़ करके स्ट्रोमा से H+ लेता है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र होता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर प्रोटॉन जो है वो ल्यूमेन में डाल देता है। ठीक, इससे जो है स्ट्रोमा में जो है ल्यूमेन की प्रोटॉन की मात्रा जो होती है वो कम होने लगती है, ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन की मात्रा जो है बढ़ने लगती है। तो H+ का जो मूवमेंट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ कम होने लगती है, यहाँ ज़्यादा होने लगती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसको जो इस काम को जो कराते हैं उसको हम पंप बोलते हैं। तो PQ जो है, प्लास्टोक्यूनोन जो है वो एक तरीके का पंप की तरह काम करता है। प्लास्टोक्यूनोन जो है वो पंप की तरह काम करेगा, इसको हम प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। P2 को हम प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। प्रोटॉन पंप जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है तो एनर्जी का यूज करेगा। एनर्जी किसकी यूज करता है? जो इलेक्ट्रॉन ये है, इस हायर इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी का यूज करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आती है? जो ये जो प्रोटॉन होते हैं इससे जो है एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आती है। जो लाइट एनर्जी का यूज करके मैंने ग्रेडियंट जो है ये ल्यूमेन साइड में बनाया है, ये ल्यूमेन साइड में जो ग्रेडियंट बना है ये ग्रेडियंट F0 से टूटेगा और F1 पे एटीपी बनेगा, ये वाली रिएक्शन बनेगी। ठीक, तो जितनी एनर्जी हमको ग्रेडियंट डेवलप करने में लगती है वो मुझे एटीपी के फॉर्म में मिल जाती है। तो जो एटीपी बनता है इसके फॉर्म में वो एनर्जी हमको मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं फोटोन की जो एनर्जी, फोटोनिक एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। जो लाइट से एनर्जी आती है वो चेंज हो जाती है एटीपी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। मेम्ब्रेन पे जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो साइमल्टेनियसली एटीपी बनाता है। मेम्ब्रेन पे जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो साइमल्टेनियसली एटीपी बनाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी बनती रहती है, और ये ग्रेडियंट जब टूटता है तो एटीपी मिलता है हमको। तो इसी को हम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसी को हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द मेम्ब्रेन, एटीपी सिंथेसिस को हम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसको दिया था पीटर मिचेल नाम के साइंटिस्ट ने। कीमो हाइपो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसको दिया था पीटर मिचेल नाम के साइंटिस्ट ने। एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 215 जहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वहाँ से लेके पेज नंबर 213 से लेके पेज नंबर 215, ये पूरा यहाँ जहाँ हेडिंग पड़ी हुई है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वहाँ से लेके दो पेज नंबर 215 तक ये पूरा एनसीईआरटी जो है वो पूरी हो चुकी है। एनसीईआरटी में ये देखिए हेडिंग पड़ी हुई है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहाँ से लेके ये पूरा पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़िएगा, ये पूरा पैराग्राफ ये अच्छे से पढ़िएगा। जो मैंने ये स्ट्रक्चर बताया है, ये वाला या ऊपर वाला, ये वाला, ये वही स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये लास्ट पैरा, ये वाला पैरा, देखिए इसमें ये पैरा देखिए इसमें लिखा हुआ है कीमोसिंथेसिस कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में एटीपी बनाने के लिए जो रिक्वायर होता है वो चार चीज़ों की रिक्वायर होता है। एक मेम्ब्रेन जिसे हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, प्रोटॉन पंप जिसे हम प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कि ल्यूमेन में होता है, और एटीपी सिंथेटेज F0 F1 पार्टिकल। ये चार चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन हम करवा सकते हैं, ठीक है। और जो जो काउंटिंग है, ये जो काउंटिंग है, इस काउंटिंग की ज़रूरत जो है लिविंग सिस्टम में होती नहीं है, हम काउंटिंग को जो है मिटा देते हैं। इस काउंटिंग का बता दिया मैंने कि सिर्फ यूज़ होता है कि हम जान पाएँ कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जितनी भी काउंटिंग है, ये काउंटिंग काउंटिंग आपको इसलिए बताई गई है कि आपको समझ में आ जाए कि ये फ्लो किस तरीके से होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।